व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हार्मोन्स की स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रोटीन हार्मोन्स। अब ये जो होते हैं ये फार्म्ड होते हैं ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, और ये क्लीव्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रो हार्मोन में। उसके बाद ये क्लीव्ड होंगे बाय गोल्गी apparatus इनटू फाइनल एक्टिव हार्मोन। अच्छा, उसके बाद है अमीनो एसिड हार्मोन। उसमें सबसे पहले हमारे आ जाएंगे कैटेकोलामाइन्स। अब जो कैटेकोलामाइन्स आते हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं और हमारे वेजिकल्स में, प्रीफॉर्म वेजिकल्स में स्टोर्ड होते हैं। इसमें TO, T4, T3, T4 जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं, जो कि एज अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोबुलिन होते हैं और स्टोर्ड हो जाते हैं हमें थायराइड फॉलिकल्स में। उसके बाद है स्टीरॉयड हार्मोन्स। इसमें ना हमारे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स के, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाते हैं। स्टिमुलेशन पे होगा यूँ है कि जो फाइनल हार्मोन होगा वो जो फॉर्म हो जाता है विद इन मिनट्स। इसकी ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स और कैटेकोलामाइन्स होते हैं, जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं ब्लड में और ये बाउंड हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। अब इनकी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल जो रिसेप्टर्स होंगे वो इनसाइड द सेल होगा, ये उसमें वाटर सॉल्युबल में आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में होगा। इसका जो एक्शन होगा इंट्रासेलुलर एक्शन, इसमें ये होगा कि स्पेसिफिक न्यू प्रोटीन की स्टिमुलेशन और सिंथेसिस होगी। इसमें क्या होगा, हमारे जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। स्टेरॉइड में लिपिड सॉल्युबल में सिंथेसाइज हो जाते हैं और थायराइड हार्मोन्स, और बाकी वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वेजिकल्स में स्टोर हो जाते हैं एज अ प्रो हार्मोन। प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन में जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो अटैच हो जाते हैं प्रोटीन के साथ और वो सर्व करते हैं एज अ कैरियर्स, लेकिन वाटर सॉल्युबल में वो डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा के साथ। अच्छा, हमारे हाफ लाइफ जो होती है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की, उनकी लॉन्ग होती है और वाटर सॉल्युबल की शॉर्ट होती है। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ हार्मोन। इसमें बता रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ओवर सीक्रेट करने की होती है। जब कोई भी हमारा एक्सेस हार्मोन हो जाता है फिर उसका एक्सेस इफेक्ट हो जाता है हमारे टारगेट हार्मोन पे। फिर टारगेट हार्मोन जो होता है उसका फंक्शन मोर से मोर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ फैक्टर जो होते हैं ना जो फंक्शन के वो फीडबैक करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड पे नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है हार्मोन की। ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है जो शुरू में पढ़ लिया था, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, वही है। अगर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा, जो क्या करेगा उसकी सीक्रेशन को कम कर देगा। उसके बाद है हार्मोन के रिसेप्टर्स। अब ये जो होते हैं एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स पे होते हैं सेल के और सरफेस के, जो कि हमारे हार्मोन्स के एक्शन को मीडिएट करते हैं। ये मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये हमारा स्पेसिफिक होते हैं एक सिंगल हार्मोन के लिए। लोकेशन ये सेल में बने में होते हैं फॉर प्रोटीन, पेप्टाइड्स और कैटेकोलामाइन। साइटोप्लाज्म में भी होते हैं जैसे स्टीरॉयड हार्मोन, न्यूक्लियस में होते हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हार्मोन एक्सप्रेसिटी। सबसे पहले कहते हैं हार्मोन जो होता है वो अफेक्ट करता है ओनली सेल को, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि उसके साथ अटैच होता है। मतलब कि स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होता है वो स्पेसिफिक हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है। उसके बाद है हार्मोन एक्टिविटी। कहता है नॉर्मल कंडीशन में हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं सेचुरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर होता यूँ है कि फिर नॉर्मली जो नंबर ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं रेट लिमिटिंग होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो प्लाज्मा कंट्रैक्शन होती है हमारी फ्री हार्मोन की, वो इंडिकेटिव होती है हमारी एक्टिविटी की। उसके अलावा बता रहा है कि जो क्रोनिक हाई सर्कुलेटिंग लेवल होता है ना हार्मोन को, वो क्या करता है हमारा नंबर ऑफ जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको डिक्रीज़ कर देता है, जिसको हम डाउन रेगुलेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं वो डिक्टेट हो जाते हैं, ठीक है, इसकी एक्टिविटी से, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में। कहता है जब ये सैचुरेटेड हो जाते हैं तो फिर हमारे जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं वो इसकी हार्मोन की एक्टिविटी को डिटरमाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है परमिसिव एक्शन। एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें एक टाइप ऑफ हार्मोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिफोर एन अदर हार्मोन कैन एक्ट। मतलब कि एक हार्मोन अपना परफॉर्म करेगा कि उससे पहले कि
दूसरा कोई हार्मोन उस पर एक्ट हो जाए। जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए कोर्टिसोल होता है, वो प्रेजेंट होता है ग्लूकागॉन के साथ, ताकि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाले प्रोसेस को कैरी आउट करके लेता जाए। उसके बाद रेगुलेशन में सबसे पहले डाउन रेगुलेशन में क्या, जब नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फिर उसको हम क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन। और जब रिसेप्टर्स की नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो आप रेगुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा है, अब है हार्मोनल एक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारा इसके 3 होते हैं। सबसे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मैकेनिज्म, इसमें होता है कि हमारा जो हार्मोन होता है वो हमारा कंबाइन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर के साथ, फिर उसमें कोई चेंज आ जाती है, ठीक है। चेंज आने के बाद जो मेम्ब्रेन परमेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेशन या इनहिबिशन ऑफ सेल हो जाती है, जो कि डिपेंड करती है नेचर ऑफ आयंस पे। उसके बाद है सेकेंडरी मेडिसिन सिस्टम। उसमें सबसे पहले साइक्लिक एडिनोमोनोफॉस्फेट मैकेनिज्म। इसमें होगा कि हार्मोन जो होगा वो कंबाइन हो जाता है हमारे रिसेप्टर से सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ वो एसिटाइल एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि हमारे एटीपी को हमारे साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर जाएगा। उसके बाद फॉलोइंग इफेक्ट जो होते हैं वो अक्कर होते हैं, जिससे होगा था यूँ कि हमारे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में अल्टर हो जाती है, एंजाइम से एक्टिवेट हो जाती है, और इसके अलावा मसल की कंट्रक्शन हो जाती है और रिलेक्शन होती है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस होती है और सीक्रेशन काज हो जाती है। उसके बाद एक काल मॉड्यूलेशन मैकेनिज्म, इसमें होता है कि हार्मोन जो होता है वो हमारा रिसेप्टर के साथ सेल मेम्ब्रेन में कंबाइन होता है। उसके बाद कैल्शियम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम जो होता है बाइंड करता है 3 या 4 साइट्स होते हैं, जो कि प्रोटीन ग्लैमडोलिन के साथ। अब ग्लैमडोलिन फिर क्या हो जाता है, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। इसके एक्टिवेट होने से ये फॉलोइंग इफेक्ट होता है, जिसमें सबसे पहले एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाती है अदर देन साइक्लिक एएमपी। इसके अलावा मायोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है, जो कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसके अलावा अदर सेकंड मैसेंजर्स में हमारा साइक्लिक जीएमपी, एनोसिटोल, ट्राइफॉस्फेट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, इसमें होता है कि हमारा जो हार्मोन होता है वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाती है, जो कि डीएनए को एमआरएनए बनाने के लिए। इसके बाद इंक्रीज हो जाती है हमारी ट्रांसलेशन, इसकी वजह से ज़्यादा प्रोटीन फार्म हो जाती है ट्राइबोसोम में। फिर ये जो प्रोटीन्स होने अपना डिजायर्ड एक्शन होते हैं वो हार्मोन पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हार्मोन की कंसंट्रेशन की मेजर करने के लिए कौन सा होते हैं, उसके लिए रेडियो इम्यूनो एसे मेथड होता है, जिसके जरिए हम हार्मोन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अब क्लियरेंस जो होती है हार्मोन की फ्रॉम प्लाज्मा, उसके 4 वेज होते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बाय टिश्यूज़, उसके अलावा बाइंडिंग विद टिश्यूज़, एक्सक्रीशन बाय लिवर इनटू बाइल, उसके अलावा एक्सक्रीशन बाय किडनी इनटू यूरिन। इसके अलावा मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट जो होता है हार्मोन का, उसमें हमारे यूँ के जो प्लाज्मा जो क्लियर हो जाता है हार्मोन का पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट ऑफ हार्मोन। इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।